अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एनर्जी स्टोर इन एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, एंड दैट वाज एक्चुअली कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है जी। स्ट्रेन एनर्जी, द एनर्जी स्टोर इन एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, जिसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी E इज इक्वल्स टू हाफ एफ एक्स। ठीक है। और फिर F को हमने रिप्लेस किया था के एक्स से, तो हमारे पास इसकी एक इक्वेशन और बनी थी, डेट इज F इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो ये दो एक्सप्रेशंस हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी की हमने इक्वेशंस बनाई थी। के एक्स स्क्वायर या E इज इक्वल्स टू इलास्ट, E इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बल्कि मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, ईपी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ एफ एक्स। ये आपके पास इसकी दो एक्सप्रेशंस थी। इसी तरीके से हमने ये भी डिस्कस किया था कि इफ वी फाइंड द एरिया ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, अगर फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ का हम एरिया निकालें, तो दैट एरिया विल बी एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एरिया निकालने से निकलेगी। और कब तक हमारा वर्क डन बराबर होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के? जब तक ऑब्जेक्ट जो होगा अंडर इलास्टिक लिमिट में होगा, या सिंपल वर्ड्स में जब तक ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा हो। मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट करता हूं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस या एक्सटेंड करते हैं। कंप्रेस या एक्सटेंड करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है, और फोर्स लगाने का मतलब है हम उस पर वर्क करते हैं। तो हमारा वर्क उस सिस्टम में उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। ओके। अच्छा, अब अगर हमारा वर्क इस सिस्टम में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है, तो कब तक हमारा सारे का सारा वर्क इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है? जब तक ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा हो, या जब तक ऑब्जेक्ट अंडर इलास्टिक लिमिट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसका एरिया निकाला, ये एक स्प्रिंग था, इसको मैंने एक्सटेंड किया कुछ फोर्स लगा के, फोर्स लगाई और इसके अंदर मैंने कुछ एक्सटेंशन कर दी। बात को ध्यान से सुनिएगा। तो फोर्स लगा के एक्सटेंशन की, यानी मैंने इस पे क्या किया, वर्क किया। कंसिडर करो कि मैंने वर्क किया इसके ऊपर 40 जूल्स का। कितना वर्क किया इस पे? 40 जूल्स का। तो ये 40 जूल्स का वर्क इसमें स्टोर हो गया होगा एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी जूल्स की आ गई होगी इस स्प्रिंग के पास? अब 40 जूल्स की। यानी कि ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के पास इस पर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है? 40 जूल्स की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। यानी मैं इस ग्राफ का अगर एरिया निकालूं, तो वो एरिया मुझे कितना मिलेगा? 40 जूल्स। यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं ईमानदारी के साथ स्प्रिंग ने जितना वर्क किया होगा, हमने उस पर वर्क किया होगा, उतनी ही एनर्जी स्प्रिंग हमें वापस कर देगा जब हम उसको रिलीज करेंगे। ठीक है जी। तो हमारी सिंपल जो भी हमने वर्क किया होगा, वो सारी की सारी एनर्जी बन के सिस्टम में स्टोर हुई है, और जब हम उसको रिलीज करेंगे तो वो ईमानदारी के साथ उतने के उतने 40 जूल्स हमें वापस कर देगा, क्योंकि वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई होगी। ठीक है जी। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सही है जी। लेकिन ये कब तक ईमानदारी के साथ काम करेगा स्प्रिंग आपका? ये तब तक ईमानदारी से काम करेगा जब तक स्प्रिंग आपका अंडर इलास्टिक लिमिट हो। इलास्टिक लिमिट से बाहर निकलने के बाद स्प्रिंग आपको वो एनर्जी वापस नहीं करेगा जितना आपने वर्क किया, बल्कि उससे थोड़ी सी कम एनर्जी को वापस करेगा। यानी हम कह ये रहे हैं, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट या बियॉन्ड हुक्स लॉ के बाद द स्प्रिंग will not return
all of the work done on it for extension और compression। ठीक है जी। तो अगर स्प्रिंग अपने इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल जाए या हुक्स लॉ को ओबे करना बंद कर दे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सारे का सारा वर्क ईमानदारी के साथ आपको वापस नहीं करेगा। ठीक है, जब आप उसको कंप्रेस या एक्सटेंड करोगे, कुछ वर्क आपको वापस कर देगा और कुछ वर्क वापस नहीं वापस करेगा। ठीक है जी। क्यों नहीं वापस करेगा? तो उस केस में क्या होगा, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा पहले ग्राफिक की एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसकी एक वर्ड इक्वेशन भी आपको बना के देता हूँ। लेट्स से ये एक स्प्रिंग है या एक वायर है, कंसिडर करने स्प्रिंग है। दिस इज ए फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ ए स्प्रिंग। फोर्स लगाई, एक्सटेंशन हुआ, उसका हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ स्ट्रेट लाइन में गया स्टार्टिंग में, और उसके बाद क्योंकि ये अपनी बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट से निकल गया तो ये थोड़ा कर्व हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप नोटिस करें तो इस वक्त आपके पास यहां तक का जो एरिया है, दिस एरिया एक्स। ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये कुछ हिस्सा है वाई। तो इस वक्त इसका टोटल एरिया किसके बराबर होगा? एक्स प्लस वाई के। ये जो एक्स वाला एरिया है, ये वाला एरिया, दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग। ठीक है जी। यानी ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर है, यानी एक्स वाला एरिया आपको वो चीज बता रहा है। एक्स के बाद क्रॉस करने के बाद एक्स को जो वाई वाला एरिया है, दिस एरिया एक्चुअली, दिस इज वर्क डन ऑन स्प्रिंग फॉर परमानेंट चेंज इन लेंथ। क्योंकि इसके बाद इलास्टिक लिमिट के बाद यील्ड पॉइंट आता है, और यील्ड पॉइंट के बाद या यील्ड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की परमानेंट चेंज इन लेंथ हो चुकी होती है। तो ये जो वाई वाला एरिया है बच्चों, दैट एरिया इज एक्चुअली वर्क डन ऑन स्प्रिंग फॉर परमानेंट चेंज। ठीक है। यानी स्प्रिंग को उसकी ओरिजिनल लेंथ से चेंज करने के लिए, ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा खींचने के लिए जो वर्क हुआ, दैट इज एक्चुअली वाई। क्लियर है? यानी अब मैं इस चीज को अगर एक्सप्लेन करूं, ठीक है, ये जो टोटल एरिया होगा दैट विल बी टोटल वर्क डन बाय पर्सन, या बाय, हाँ पर्सन ही करना आसानी होगी समझने में। एक आदमी है, उसने एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाई कितनी, 60 न्यूटन की, और उसके अंदर कितनी एक्सटेंशन कर दी, 30 सेंटीमीटर की। ठीक है जी। तो 30 सेंटीमीटर की उसने एक्सटेंशन की 60 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो ये बेसिकली उसने उस स्प्रिंग पे टोटल वर्क किया। अब ये जो उस बंदे ने उस स्प्रिंग पे वर्क किया, जब वो उसको रिलीज करेगा, यानी ये तो उसने लोडिंग की, ठीक है, और अब जब वो इसको अनलोड करेगा, तो अनलोड करने में क्या उसको अपना सारे का सारा वर्क वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आंसर ही नहीं मिलेगा। उसमें से कुछ वर्क स्प्रिंग अपनी परमानेंट शेप को चेंज करने के लिए यूटिलाइज कर लेगा, और बाकी जहां तक स्ट्रेट लाइन है वो वाला वर्क, यानी कुछ हिस्सा उस वर्क का वो स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके ऑब्जेक्ट को वापस कर देगा। ठीक है। यानी टोटल वर्क डन बाय पर्सन इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग में स्टोर है, जो आपको रिकवर हो जाएगी, प्लस वर्क डन ऑन स्प्रिंग फॉर परमानेंट चेंज इन लेंथ। ये इस तरीके से आपकी एक्सप्रेशन बनेगी। मैं इसको जरा और
एक काम करता हूँ, बेहतर तरीके से इसको न्यूमेरिक वैल्यूज में लिख देता हूँ। मैंने एक स्प्रिंग पे वर्क किया, उसको एक्सटेंड किया, और 30 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन तक मैंने उसको खींचा, और उसके लिए मैंने उस पर वर्क किया टोटल 120 जूल्स का। 120 जूल्स का मैंने उस पर वर्क किया, और मैंने सोचा यार मैंने इस पे 120 जूल्स का वर्क किया है तो मुझे ये 120 जूल्स वापस कर देगा। लेकिन जब मैंने उस स्प्रिंग को अनलोड किया तो उसने मुझे टोटल कितनी एनर्जी वापस की? 80 जूल्स की एनर्जी वापस की। तो 40 जूल्स की एनर्जी कहाँ चली गई? तो ये 40 जूल्स की एनर्जी जो है, मेरे स्प्रिंग ने अपनी परमानेंट शेप चेंज करने के लिए, परमानेंट लेंथ को चेंज करने के लिए यूटिलाइज की। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल पे मूव किया होगा, रगड़ खाया होगा, तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ होगा ताकि मॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी सेपरेशन इंक्रीज हो जाए, तो उस चीज के अंदर वो एनर्जी यूटिलाइज हो गई होगी। ठीक है जी। तो जब हम इसको अनलोड करेंगे तो अनलोडिंग के अंदर आपको जो एरिया वापस मिलेगा, दैट विल बी ओनली एक्स, यानी एक्स वाली एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी और वाई वाली एनर्जी आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली द रूल, व्हेन द स्प्रिंग इज एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, अपनी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हम उसको बियॉन्ड ले जाएं, तो उस केस में हमें वो सारे का सारा वर्क नहीं वापस करता। अंडर इलास्टिक लिमिट जितना हम वर्क करेंगे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगा, और जब हम उसको अनलोड करेंगे तो वो हमें उतनी एनर्जी वापस कर देगा। ठीक है जी। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। किसी को कोई इशू है इसमें तो डिस्कस कर ले, कोई सवाल है किसी को तो पूछ ले इसमें। एनी क्वेश्चंस एनीवन? जैद, हुसैद, फरीहा, आयशा, जारिफ, असद, बेटा कोई सवाल है? हुदा? नो सर। नो नो सर। नो सर। अच्छा अमन, मैं इसमें आपसे एक सवाल पूछूं, विच एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग फॉर परमानेंट चेंज इन लेंथ? तो कौन सा एरिया आप लेंगे परमानेंट चेंज इन लेंथ के लिए? जी। सर जो कांस्टेंट नहीं है। जो कांस्टेंट नहीं है मतलब? हुदा बेहतर तरीके से आंसर दो। मतलब बेसिकली सर बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जो। इलास्टिक लिमिट वाला, जी बिल्कुल सही है, वाई वाला। यानी वाई वाला एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन ऑन द स्प्रिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। सही है ना? अच्छा ये परमानेंट चेंज इन लेंथ के लिए कभी कभार ये वर्ड यूज भी करते हैं, नेट वर्क डन। ठीक है जी। कभी कभार इसको कह देते हैं ये जो चीज है ना, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग फॉर परमानेंट चेंज इन लेंथ, इसको ये कभी कभार कहते हैं, ये भी है नेट वर्क डन ऑन स्प्रिंग। नेट वर्क डन, हमने स्प्रिंग पे क्या किया, उसकी शेप चेंज कर दी। नेट वर्क डन ऑन स्प्रिंग फॉर इट्स शेप चेंज। कभी कभार ये इस तरीके के वर्डिंग्स भी यूज करते हैं। तो नेट वर्क डन यानी आपने स्प्रिंग पे कितना वर्क कर दिया, ऑब्वियसली कुछ उसने आपको वापस कर दिया, और स्प्रिंग ने अपने पास कितना वर्क रख लिया, यानी उस पे कितना नेटवर्क हो गया। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल लॉस्ट एनर्जी, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द शेप, परमानेंट चेंज इन शेप इन द स्प्रिंग। इसको इस तरीके से भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये ट्विस्टेड वर्ड्स कभी कभार यूज कर लेते हैं पेपर के अंदर, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। जी कॉपी हो गई है।
जी बच्चों, जी सर, कॉपी हो गया। यस सर, डन। जी सर। जी सर। अच्छा ये जो ग्राफ मैंने बनाया बच्चों, दैट ग्राफ इज ए लोडिंग ग्राफ। ठीक है जी, दिस इज लोडिंग ग्राफ। अगर हम लोडिंग अनलोडिंग को एक साथ शो करें ग्राफ के अंदर तो वो कैसे शो होगा? ठीक है जी, आगे चलूं भाई मैं? जी, कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? असद, कॉपी हो गया बेटा? जी सर। फरीहा? जी सर। आयशा बेटा हो गया कॉपी? हुदा? यस या सर। जारिफ? जैद? जी सर, हो गया सर। जैद कॉपी कर जी लिया बेटा? सर, हो गया। अच्छा जी, तो ये तो कहानी सिर्फ मैंने लोडिंग की बताई है। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ लोडिंग अनलोडिंग दोनों का ग्राफ बता रहा हूँ। ठीक है ना, और से सुनिएगा इस चीज को। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इलास्टिक ऑब्जेक्ट। उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई। फोर्स इज अप्लाइड ऑन a spring. Force is applied on a spring to change its length permanently. ठीक है जी, तो इसकी परमानेंटली हमने फोर्सेस अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग टू चेंज इट्स लेंथ परमानेंटली, हमने परमानेंटली इसकी लेंथ को चेंज करना है। ठीक है ना? अच्छा जी, ऐसा फोर्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट की लेंथ को परमानेंटली चेंज करे उसको हम कहते हैं टेंसाइल force. What is a tensile force? The force which change the length of elastic object permanently, या the force which produce plastic deformation in elastic object beyond elastic limit। ठीक है जी, तो ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट की लेंथ को परमानेंटली या शेप को परमानेंटली चेंज कर दे, या ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कॉज करे, इलास्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसकी इलास्टिक लिमिट से आगे, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, या ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को उसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड ले जाए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल टेंसाइल फोर्स। ठीक है जी, अच्छा अब ये हमने एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाई और ये हमने इसको परमानेंटली डिफॉर्म करके यहाँ तक ले आए, तो ये बाय द वे आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड लोडिंग। ये हमने इसको लोड कर दिया। ठीक है जी, अब इसकी अनलोडिंग हमने बनानी है। तो अनलोडिंग करने का क्या तरीका है? अनलोडिंग में मैंने आपको बताया था कि आप कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ये जो रेड वाली लाइन है इसके पैरेलल लाइन को आप लेके आइए और एक्स एक्सिस पे कट कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये जो होगी दिस इज एक्चुअली कॉल्ड परमानेंट चेंज इन लेंथ। ठीक है जी, और ये आपका हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अनलोडिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां मैं 3 एरियाज को लेबल करने जा रहा हूं। एक एरिया है ये पिंक से एक्स, ये है वाई, और ये एरिया है जेड। ठीक है जी, मुझे बताइए एक्स वाई जेड में से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सा एरिया है?
Which one is the elastic potential energy? जी, which area represent elastic potential energy in given graph? गिवन ग्राफ के अंदर कौन सा एरिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है जी बच्चों? जेड वाला एरिया ये है, वाई वाला एरिया ये ब्लू येलो से कर रहा हूँ, और एक्स वाला एरिया ये ऑरेंज से कर रहा हूँ। तो बताइए कौन सा एरिया जो है वो आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स वाई जी, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, प्लस करके भी आप बता सकते हैं कौन सा एरिया जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है जी बच्चों? हाँ भाई बोलो। आयशा, फरीहा, बेटा क्या आंसर होगा? जारिफ, जैद जी। आवाज आ रही है बच्चों मेरी या नहीं आ रही? सर एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, अच्छा जी। ये कौन है? हुदा है ना ये दो? जी सर। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई बेटा कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जी। और कोई बच्चों? जैद बेटा कौन सा एरिया होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? असद? तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अनलोडिंग की लाइन के नीचे वाला एरिया यानी ये एरिया जेड, ये एरिया इस केस में होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये एनर्जी आपको रिट्रीव हो जाएगी, ये वापस मिल जाएगी। ठीक है जी। और ये जो एरिया है बाकी एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो विच एरिया रिप्रेजेंट्स द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्राफ? ये है जेड, जो आपको रिट्रीव होगी यानी आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है। एनर्जी लॉस्ट या एनर्जी यूज्ड इन परमानेंट चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। परमानेंट चेंज इन लेंथ ऑन स्प्रिंग पे कौन सा एरिया होगा भाई? अब बताइए, विच एरिया विल रिप्रेजेंट्स द परमानेंट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? हाँ भाई, इसको कभी कभार ये क्या लिख देते हैं? नेट, ये सब एक ही चीज के नाम है, नेट वर्क डन ऑन स्प्रिंग। नेट वर्क का मतलब होता है रिजल्टेंट वर्क डन ऑन द स्प्रिंग जी। विच एरिया रिप्रेजेंट्स द नेट वर्क डन ऑन द स्प्रिंग? दैट इज सिंपली एक्स प्लस वाई। ये ये पूरा एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी, ये आपको वापस रिट्रीव नहीं होने वाली इस केस के अंदर। सिर्फ कितना एरिया रिट्रीव होगा? जेड वाला एरिया रिट्रीव हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई वाला ये आपका अनलोडिंग कर्व के जो अंदर का एरिया होता है, लोडिंग और अनलोडिंग कर्व के इन द इनर जो एरिया होता है, दैट इज योर लॉस्ट एनर्जी या वर्क डन ऑन द स्प्रिंग में यूटिलाइज होने वाली है। और मैं आपसे अगर पूछूं कि टोटल वर्क डन ऑन स्प्रिंग, अगर मुझे टोटल वर्क डन ऑन स्प्रिंग बाय मी, मैंने कितना वर्क किया था स्प्रिंग के ऊपर, वो एरिया निकालना हो, तो वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है जी। यानी सबसे बड़ा वर्क डन, लेट से मैंने 100 जूल्स का इस पे वर्क डन किया, मैंने किया, उसमें से मुझे 40 जूल्स रिकवर हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और 60 जूल्स जो है वो मेरा लॉस हो गया, दैट इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, नेट वर्क ऑन द स्प्रिंग, या उसकी शेप चेंज करने में यूटिलाइज हो गया। इज दैट क्लियर? ये सवाल समझ में आया सबको जी? जारिफ, आयशा, जी सर आ गया सर। जी सर आ गया सर। सो रहे हैं सारे लगता है मुझे। यस सर। फरीहा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स रहेंगे तो एक्स को नहीं करेंगे। बेटा आयशा, फरीहा दोबारा से बोलो, आवाज कट रही है थोड़ी सी।
फिर मैं कही थी इलास्टिक पोटेंशियल करेंगे या हम एक्स को क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? नहीं, एक्स को नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर अनलोडिंग कर्व होता है तो अनलोडिंग लाइन के नीचे वाला एरिया जो होता है ना, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अगर खाली लोडिंग ग्राफ होता ना फरिया, तो उसमें फिर ये एक्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती, ठीक है ना। लेकिन ये लोडिंग अनलोडिंग कर्व है, तो फिर अनलोडिंग कर्व में जो इंटरनल एरिया होता है ना दोनों लाइंस के, लोडिंग और अनलोडिंग वाले के, वो आपकी लॉस्ट एनर्जी है। और जो आपका एरिया अनलोडिंग के लाइन के नीचे होता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सही है। ओके एक्सेस सर। इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर। जी उसैद, कोई क्वेश्चन? असद, नो सर। खुदा बेटा, कोई सवाल है? नो सर। कॉपी हो गया ये? जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? जी सर। जो कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। जी भाई, डन। असद, फरीहा, हो गया? जी सर। जी सर। आयशा, खुदा, आयशा, हो गया बच्चे? यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, मुझे इसका आंसर बताइए। जी, क्वेश्चन नजर आ रहा है 21। A ductile material is stretched by a tensile force to the point beyond its elastic limit. The tensile force is then reduced to zero. The graph of the force against extension is shown below. Which area represents the net work done on the sample? सैंपल पे नेट वर्क डन करने वाला एरिया कौन सा है? जी, सर बी। बी बिल्कुल सही है। नेटवर्क डन का मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी जो लॉस है, जो आपको रिकवर नहीं हुई है, जो आपको सिस्टम में लॉस हो गई है। अच्छा जी, और बाय द वे इसमें स्ट्रेन एनर्जी कौन सी है? कौन सा एरिया स्ट्रेन एनर्जी को शो कर रहा है? अगर स्ट्रेन एनर्जी पूछी जाती तो क्या आंसर होता फिर हमारा? फिर हमारा डी होता है ना। फिर जेड। हाँ, स्ट्रेन एनर्जी के लिए हम जेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। सो दैट्स वेरी सिंपल। इसको, इस चीज को ध्यान से रखिएगा। मीटिंग को मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग रीज्वाइन करें।
अब हम लोग एक न्यू क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, बहुत स्ट्रेस है आप लोगों पे, लेकिन फिर भी हम नई क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस की। तो मीटिंग को रीजॉइन करें, वी विल स्टार्ट अबाउट स्ट्रेस। ओके, मीटिंग को रीजॉइन करें सर।